हेलो एवरीवन। आज क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, द लिविंग वर्ल्ड, इसके बारे में चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। देखते हैं क्या क्या है। ठीक है। क्लास 11 का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बेसिक टॉपिक है, इसको जानना चाहिए। इस टॉपिक से बायोलॉजी शुरू होता है। ये वाला मेरे को लगता है ये वाला टॉपिक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो चलो पढ़ते हैं। द लिविंग वर्ल्ड। देखो यहाँ पे ना जो एनसीईआरटी का बुक है लिविंग वर्ल्ड, ये वाला जो बुक है मेरे पास, मेरे सामने खुला हुआ, ये एनसीईआरटी का बायोलॉजी बुक है। इनमें जो लिविंग वर्ल्ड है, इसमें ना दो सेगमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। एक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और दूसरा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो हम लोग आज पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसके बारे में। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो फर्स्ट लिविंग थिंग के बारे में कुछ बोला गया है पहले, उसके बाद जो टर्म आता है ना, जो बोल्ड करके लिखा हुआ है, मैं फोकस कर रहा हूँ, वो है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। कुछ सीख लेते हैं, देखते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है, कौन यूज़ किया था पहले बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है, इसको पहले कौन यूज़ किया था, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कितना टाइप्स का बायोडाइवर्सिटी होता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। ओके, चलो। बायोडाइवर्सिटी क्या है? मेरे सामने कुछ नोट्स है। ये जो नोट्स है ना, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में लिखा हुआ है। देखो, पहले देख लो, पहले क्या लिखा है। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये एक्चुअली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इस वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। किसने पहली बार यूज़ किया था इसको? वाल्थर जी रॉजन 1985 में। कहाँ ना, यूएसए में यूज़ किया था। एक फोरम हुआ था, उस फोरम का नाम था नेशनल फोरम ऑन बायोडाइवर्सिटी। उसमें पहले 1985 में पहली बार इसको यूज़ किया था। ठीक है। लेकिन उतना पॉपुलर नहीं हुआ तब। क्यों नहीं हुआ, मैं बोलता हूँ बाद में। उतना पॉपुलर नहीं हुआ बायोडाइवर्सिटी टर्म। लेटर ऑन एडवर्ड ऑसबॉर्न विल्सन नाम के एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। उसका नाम लिखा है यहाँ पे E.O. विल्सन। इसका पूरा नाम है एडवर्ड ऑसबॉर्न विल्सन। एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज किया। ठीक है। अब इसके बारे में ना, ये विल्सन के बारे में ना एक इंटरेस्टिंग एंड आई वुड से एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तुम्हें पता है कि विल्सन जब 7 साल का था, तो उसका जो राइट है आई है ना, जो राइट आई है वो डैमेज हो गया था। एक एक्सीडेंट की वजह से फिशिंग कर रहा था, तब उसका राइट आई डैमेज हो गया। तो विल्सन के, अगर तुम लोग इंटरनेट में उसका पिक्चर देखोगे, तो तुम लोगों को दिखाई देगा कि विल्सन का राइट आई नहीं है। हाँ। और उसका जीवन में मैं इंस्पिरेशनल इसलिए बोल रहा हूँ, उसका जो पिता था, उसका जो फादर था ना, वो अल्कोहलिक था और उन्होंने सुसाइड भी कर लिया था इवेंचुअली। एंड जब 7 साल की उम्र में उसका आई डैमेज हो गया था, राइट आई, उसी ईयर में उन लोग उसका जो फादर एंड मदर है, उन लोगों का सेपरेशन हो गया था, डाइवोर्स हो गया था। ठीक है। लेकिन एक चीज़ बोलते हैं ना, जो एक एक चीज़ जब ख़त्म हो जाता है तो दूसरा चीज़ खुल जाता है। एक डोर जब बंद हो जाता है तो दूसरा डोर ओपन हो जाता है। ऐसे ही कुछ समझ लो कि उसका राइट आई तो डैमेज हो गया था, लेकिन उसका जो लेफ्ट आई था ना, वो पिक्यूलर था, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उसका लेफ्ट आई का ना जो आई साइड था, वो 20/10 था। 20/10 मतलब क्या होता है? देखो, नॉर्मल जो आदमी होता है ना, उसका जो आई साइड होता है ना, वो 20/20 होता है। मतलब 20 फुट के दूरी में से तुम 20 फुट के दूरी जितना होता है नॉर्मली देख सकते हो। ठीक है। लेकिन उसका आई 20/10 था, ये नॉर्मल से भी ऊपर था। और जो लोग का खराब आई साइड होता है ना, उसको आई साइड ऐसे होता है 20/30, 20/35 और 20/40, इस तरह का कुछ होता है। लेकिन उसका जो लेफ्ट आई था, उसका आई साइड था 20/10।
तो एडवर्ड ऑसबॉर्न विल्सन ने उसका जो ऑटोबायोग्राफी था, उसका नाम था नेचुरलिस्ट। उसमें उन्होंने बोला कि मेरा ये जो गॉड गिफ्टेड लेफ्ट आई है ना, इसके वजह से आई कुड सी द फाइन प्रिंट्स एंड द टीनी हेयर ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स। मतलब उसका जो स्मॉल इंसेक्ट्स होता है ना, उसका जो प्रिंट होता है, जो हम लोग नहीं दे सकते नॉर्मल जो पीपल होते हैं, लेकिन वो देख पाते थे। इसीलिए उसका बायोलॉजी में इंटरेस्ट का एंड इवेंचुअली बायोलॉजिस्ट बने। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। जो लोग खुद के ज़िंदगी पे ब्लेम करते हो, उन लोग को सीखना चाहिए उससे, एडवर्ड ऑसबॉर्न विल्सन। तो तुम लोग जान गए हो कि एडवर्ड ऑसबॉर्न विल्सन 1988 में उसका जो बुक था बायोडाइवर्सिटी नाम का, उस बुक में उसको पॉपुलराइज किया था। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? अगर तुम डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन देखो, ऊपर में क्या लिखा है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी refers to the variety and variability of living organisms on earth, including diversity within species, between species and of ecosystems. Okay, let me explain. अगर तुम डेफिनेशन में जाओगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इस डेफिनेशन में एक चीज़ है, बायोडाइवर्सिटी कितना टाइप्स का होता है ना, वो लिखा हुआ है। देखो, विद इन स्पीसीज, बिटवीन स्पीसीज एंड इकोसिस्टम्स। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का सिंपल मतलब क्या होता है, मैं बोलता हूँ। इसका जो टाइप्स है उसके बारे में भी आता हूँ, बोलता हूँ। इसका जो सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, जो कॉमन पीपल सोचते हैं कि बायोडाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी और वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स। हाँ, यही है बायोडाइवर्सिटी का सिंपल डेफिनेशन है। लेटर ऑन कुछ साइंटिस्ट ने इसको डेफिनेशन किया था, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। जैसे कि ये एडवर्ड ऑसबॉर्न विल्सन ने 1988 में जो डेफिनेशन यूज़ किया था, बायोडाइवर्सिटी इज़ द टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ अ रीजन। और यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया है, सीवीटी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में हुआ था। ये वाला क्या है, ये जो आज समिट हुआ था ना ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो सिटी में जो आज समिट हुआ था, एजेंडा 21 लिया गया था, जहाँ पे कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, इस सब के बारे में डिस्कशन हुआ था। वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का एक डेफिनेशन दिया गया है। ये वाला डेफिनेशन है, तुम लोग पढ़ सकते हो, जूम करके लिख भी सकते हो। क्या लिखा है इस डेफिनेशन में, मैं एक बार बोल देता हूँ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स द वेरिएबिलिटी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मैराइन एंड अदर एक्वाटिक इकोसिस्टम्स एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर पार्ट। मतलब क्या है, तुम लोगों को समझ में आ गया, फिर भी बोल देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो वेरिएबिलिटी होता है, हाँ, जो और कौन सा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, टेरेस्ट्रियल, मैराइन एंड अदर इकोसिस्टम। मतलब वो बोल सकते हो कि होल वर्ल्ड में जो वैरायटी है ना, जो लिविंग थिंग्स का, उसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग टाइप्स में जाएंगे। टाइप्स कितने प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होता है। तुम लोग बोल सकते हो कि सर बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार के होता है, कितने टाइप्स के होता है। इसका क्लासिफिकेशन तो हम लोग का सिलेबस में नहीं है, फिर भी पढ़ लो ना। पढ़ने में क्या जाता है। तुम लोग को पता है ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। अगर तुम लोग पढ़ोगे, एक्स्ट्रा पढ़ भी लोगे ना, तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा जानोगे, ज़्यादा समझोगे, ज़्यादा तो अच्छा ही है ना। ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन का जो बोल रहा था, ह्यूमन ब्रेन का जो कैपेसिटी है ना, वो 2.5 पेटाबाइट्स तक होता है। कैन ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर 2.5 पेटाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तुम लोगों को पता है 1 पेटाबाइट कितने होता है? 2500 टेराबाइट। और कह सकते हो 2.5 मिलियन गीगाबाइट और 2.5 मिलियन जीबी। तो ये मत सोचो ज़्यादा पढ़ोगे भूल जाओगे, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जो ब्रेन है ना, वो नेचर और गॉड ने बहुत बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करने का कैपेबिलिटी दे के रखा है। तो डरो मत, पढ़ लो। ठीक है। तो पढ़ते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या है जेनेटिक डाइवर्सिटी? पहले डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हो जूम करके और पॉज करके वीडियो को। जेनेटिक डाइवर्सिटी refers to the variation in genes within the same species.
ये बहुत सिंपल सा आसान सा टाइप है जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब कितना स्पीसीज़ है, कितना एक स्पीसीज़ के अंदर कितने जीन्स है, कितने टाइप्स होता है, जीन्स का कितना टाइप्स होता है, वो उसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। बहुत सारे एग्जांपल है यहाँ पे, कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, तुम लोगों को पता है ह्यूमन बीइंग्स उसका साइंटिफिक नेम क्या है, बोलो? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस होता है ना। होमोसेपियंस में भी ना तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग के बीच में हाइट का, स्किन कलर का, आई कलर का, ब्लड ग्रुप का, फिंगरप्रिंट का बहुत सारे डिफरेंस होता है ना। फिंगरप्रिंट जैसे कि एक नहीं होता, हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग जानते हैं फिंगरप्रिंट से एक नहीं होता, फिंगरप्रिंट्स एक नहीं होता, रेटिना एक नहीं होता। तुम लोग को पता है कि टांग प्रिंट जो होता है ना वो भी एक नहीं होता। और जो हम लोग को जो टीथ पैटर्न है वो भी सेम नहीं होता, डीएनए सेम नहीं होता। जो पाम प्रिंट है, जो हाथ का जो प्रिंट है, पाम प्रिंट है, ये भी सेम नहीं होता। और फिंगरप्रिंट, कुछ लोग बोल सकते हो, तुम लोगों में से कुछ लोग बोल सकते हो सर फिंगरप्रिंट तो होता है वहाँ, हाँ उसका जो परसेंटेज है बहुत इनसिग्निफिकेंट है, 1 इन 65 बिलियन पीपल में से एक को होता है, मतलब 65 बिलियन पीपल में से किसी दो का फिंगरप्रिंट एक हो सकता है, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसीलिए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब वेरिएशंस होता है, ये सब क्यों होता है, जीन के वजह से होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के वजह से हाइट का डिफरेंस आ जाता है, स्किन कलर का डिफरेंस आ जाता है। राइस की भी देख सकते हो, राइस में भी बहुत सारे वैराइटीज़ है, जैसे कि बासमती है, सोनो है, IR64 है। डॉग्स में तुम लोग देख सकते हो, जैसे कि जर्मन शेपर्ड, लेब्राडोर, स्ट्रीट डॉग्स, वाइल्ड डॉग्स, इस तरह का कुछ डॉग्स में भी कुछ जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखा जाता है। नेक्स्ट जो सेगमेंट है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई डज जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑकर। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों होता है? तीन तीन जो रीज़न है जेनेटिक डाइवर्सिटी का वो दिया गया है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स। सोचो कि फादर बहुत लंबा है, हाँ, मदर का शॉर्ट हाइट है, तो डाइवर्सिटी आ रहा है ना। म्यूटेशन की वजह से, एडाप्टेशन, एनवायरमेंटल एडाप्टेशन की वजह से भी हो सकता है डाइवर्सिटी। हाँ, यहाँ पे तुम लोग एक चीज़ नोटिस किया हो, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, जो वाइल्ड डॉग होते हैं ना, उनमें से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। किसकी वजह से? जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका एडाप्टेशन जो एनवायरनमेंट है वो अलग होता है। जैसे कि स्ट्रीट डॉग वो शेयर करके नहीं खाते, तुम खाना दोगे तो एक दूसरे से लड़ाई करना लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं ना वो ग्रुप में शिकार करते हैं, क्योंकि वाइल्ड एनवायरनमेंट में अगर एग्जिस्ट करना है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तुम लोग को सबको पता है ये वाला थ्योरी, अगर एग्जिस्ट करना है ना तो तुमको साथ में रहना होगा, और वो लोग साथ में रहते हैं, इसीलिए आज तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मेरे पीछे जो रीजंस होता है ये मेनली तीन ही होता है, ठीक है। इसके इसके अलावा और कुछ होता है, लेकिन वो वाला इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है ना वो स्पीसीज डाइवर्सिटीज, ठीक है। तुम लोग को बोल दो, स्पीसीज डाइवर्सिटी जो डाइवर्सिटी का टाइप होता है, ये वाला थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसको समझने में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ना दिक्कत आ जाता है, तो मैं बहुत आसान लैंग्वेज में तुम लोग को समझाऊंगा। ये वाला सेगमेंट को तुमको ध्यान से सुनना होगा, कंप्लीट अटेंशन चाहिए ये वाला सेगमेंट में, ठीक है। तो देख लो, स्पीसीज डाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम। मतलब क्या निकलता है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम में जो स्पीसीज का डिफरेंस होता है, जो वैराइटीज होता है, उसको स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। तुम लोग सोचोगे यार तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जेनेटिक डाइवर्सिटी के साथ इसका डिफरेंस क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी एक ही इंडिविजुअल, एक ही स्पीसीज का अंदर जो डाइवर्सिटीज होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जितने भी डाइवर्सिटीज है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी। लेकिन स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है? कोई भी एक इकोसिस्टम में जितना डाइवर्सिटीज होता है, और कोई भी एक एरिया में जितना डाइवर्सिटीज होता है, उसको कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटीज। ये वाला तो अच्छा है, सबको समझ में आ गया। लेकिन इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी, ये वाला पार्ट थोड़ा हटके है, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको ध्यान से सुनना होगा।
मैं पहले ही बोल देता हूँ किसने दिया था ये वाला जो स्पीसीज डाइवर्सिटी का जो टाइप्स अल्फ़ा बीटा और गामा किसने दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ है इकोलॉजिस्ट R.H. वाइटकर ने ये वाला डेफिनेशन दिया था। क्या है अल्फ़ा डाइवर्सिटी, क्या है बीटा डाइवर्सिटी और क्या है गामा डाइवर्सिटी। डेफिनेशन में जाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं जाता हूँ। अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन सिंगल स्मॉल हैबिटेट और इकोसिस्टम। जैसे कि एक पॉन्ड ले लो, उसके अंदर जितने भी कितना फिश फ्रॉग एक्वाटिक प्लांट स्नेल्स ये सब है, ये सब देख लो, इसको कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। सिंपल लग रहा है लेकिन सिंपल नहीं है। बीटा डाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंस इन स्पीसीज कंपोजिशन बिटवीन टू हैबिटेट्स। यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है ना, स्पीसीज कंपोजिशन बिटवीन टू हैबिटेट्स, दो हैबिटेट के बीच में जो स्पीसीज कंपोजिशन का डिफरेंस रहता है उसको कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी। अब समझ में आ रहा है, मेरे को लगता है नहीं आ रहा है। क्या है आसान जो जो पार्ट है, आसान जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, समझ लो दो पॉन्ड है, पॉन्ड ए एंड पॉन्ड बी, उसके अंदर जो स्पीसीज का डिफरेंस है उसको कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, मैं बाद में समझाता हूँ। गामा डाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंस ऑफ स्पीसीज इन लार्ज जियोग्राफिकल एरिया और रीजन। एक भी कोई भी एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया ले लो, उसके अंदर जो स्पीसीज का डाइवर्सिटीज होता है, डिफरेंस होता है, उसको कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। मेरे को लगता है सबको समझ में नहीं आया। ठीक है, इसको समझने के लिए मेरे को एक कैलकुलेशन करना होगा, तुम लोगों का एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेके जाना होगा समझने के लिए। पहले ये समझो। देखो, सपोज कर लो कि एक ग्रासलैंड है, एक फॉरेस्ट है। ग्रासलैंड में 8 स्पीसीज है, फॉरेस्ट में 7 स्पीसीज है। ठीक है, कॉमन स्पीसीज होता है कुछ 3। कॉमन स्पीसीज का मतलब ग्रासलैंड में टाइगर रहता है, लायन रहता है, डियर रहता है, हाँ, और फॉरेस्ट में भी रहता है, टाइगर रहता है, लायन रहते हैं, डियर रहता है। तो कॉमन स्पीसीज है, समझ लो कि वो 3 है। ग्रासलैंड में टोटल स्पीसीज है, यूनिक स्पीसीज एंड कॉमन स्पीसीज मिला के 8, फॉरेस्ट में यूनिक स्पीसीज एंड कॉमन स्पीसीज मिला के 7, और दोनों में 3 स्पीसीज कॉमन है। तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या होगा, अल्फा डाइवर्सिटी कैलकुलेशन करने के लिए इकोलॉजिस्ट R.H. वाइटकर ने जो जो इक्वेशन दिया है वो कुछ इस तरह का होता है। तुम लोग पॉज करके देख लो। क्या है अल्फा डाइवर्सिटी का कैलकुलेशन, स्पीसीज इन हैबिटेट 1 प्लस स्पीसीज इन हैबिटेट 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हैबिटेट्स। मतलब नंबर 1 हैबिटेट कौन सा है, ग्रासलैंड, एंड नंबर 2 हैबिटेट कौन सा है, हैबिटेट 2 कौन सा है, फॉरेस्ट। तो 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5। तो अल्फा डाइवर्सिटी कितना आ रहा है, 7.5 स्पीसीज पर हैबिटेट। यहाँ पे पहले वाला जो डेफिनेशन था वो देखो, नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन सिंगल स्मॉल हैबिटेट और इकोसिस्टम। हाँ, मैंने बोला था कि नंबर ऑफ स्पीसीज मतलब कोई भी पॉन्ड ले लो, उस पॉन्ड के अंदर जितने भी स्पीसीज है वो ले लो। अब यहाँ पे क्या उस तरह का आ रहा है, अल्फा डाइवर्सिटी क्या आ रहा है, 7.5, मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है। बायोडाइवर्सिटी वो भी फ्रैक्शन में। हाँ, यही तो यूनिकनेस है। बायोडाइवर्सिटी फ्रैक्शन में आता है अल्फा डाइवर्सिटी में, क्योंकि यहाँ पे एवरेज निकलता है। कोई भी दो एरिया का अगर कंपैरिजन करोगे, अल्फा डाइवर्सिटी सिंगल फ्रेमवर्क में भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वो कुछ अलग सा कैलकुलेशन, वहाँ पे सिर्फ नंबर आएगा, वहाँ पे राउंड फिगर, वहाँ पे 5 6 7 8 इस तरह का कुछ नंबर आ सकता है, और 10 12 आ सकता है, वहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम कंपेयर कर रहे हो ना, कोई भी दो हैबिटेट के बीच में से, हाँ, दो हैबिटेट के कंपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे फ्रैक्शन में आएगा। तो अल्फा डाइवर्सिटी कितना आया, 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5 स्पीसीज पर हैबिटेट। मतलब ऑन एन एवरेज 7.5 स्पीसीज करके हैबिटेट है दो हैबिटेट में। ये अल्फा डाइवर्सिटी। फिर आता है गामा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी बाद में आता हूँ। गामा डाइवर्सिटी क्या है, टोटल स्पीसीज देख लो, ग्रासलैंड में है था 8, फॉरेस्ट में था 7, उनमें से जो कॉमन स्पीसीज है उसको निकाल दो,
तो कितना आया 12, गामा डाइवर्सिटी कितना आएगा 12। तो गामा डाइवर्सिटी और अल्फा डाइवर्सिटी के बीच में जो अंतर है ये समझ में आ रहा है। अल्फा डाइवर्सिटी एवरेज निकालते हैं और गामा डाइवर्सिटी क्या करते हैं, यहाँ पे एवरेज नहीं निकालता है, जो कॉमन जो स्पीसीज है उन लोग को निकाल देते हैं। उसके बाद जितना टोटल स्पीसीज है, यूनिक स्पीसीज है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, मतलब कॉमन स्पीसीज को नहीं चाहिए, तो दो हैबिटेट को मिला के जितने भी यूनिक स्पीसीज है ना वो चाहिए, सिर्फ कॉमन स्पीसीज को हम लोग निकाल देते हैं। इसीलिए गामा डाइवर्सिटी आते हैं 12, आ गया है 12। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं बीटा डाइवर्सिटी। ये थोड़ा अलग अलग है। ग्रासलैंड में था 8, डेजर्ट लिख दिया यहाँ पे, वो ये वाला फॉरेस्ट था, ठीक है। तो फॉरेस्ट में था 7, 3 स्पीसीज कॉमन था। तो इसका जो फॉर्मूला है ना ये है, टोटल स्पीसीज इन बोथ हैबिटेट्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीसीज पर हैबिटेट -1। टोटल स्पीसीज कितना था, दोनों मिला के 8 + 12, 12 था ना। वो टोटल यूनिक स्पीसीज कितना था, 12 था। वो कॉमन जो था वो निकाल दिया हम लोगों ने। एवरेज स्पीसीज के क्या था, 8 + 7 डिवाइडेड बाई 2 = 7.5। अगर कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, बीटा डाइवर्सिटी 12 डिवाइडेड बाई 7.5 -1 दैट इज 1.6 -1 दैट इज 0.6। तो बीटा डाइवर्सिटी आ गया 0.6। तो हम लोग बोल सकते हैं, तो बीटा डाइवर्सिटी क्या है एक्चुअली, बीटा डाइवर्सिटी एक्चुअली है गामा डाइवर्सिटी डिवाइडेड बाय अल्फा डाइवर्सिटी -1 दैट इज गामा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, गामा डाइवर्सिटी डिवाइडेड बाय अल्फा डाइवर्सिटी -1 दैट इज बीटा डाइवर्सिटी। तो बीटा डाइवर्सिटी स्पीसीज काउंट का डिफरेंस इंडिकेट नहीं करता है। ये क्या कैलकुलेशन करते हैं, अगर बीटा डाइवर्सिटी 0 आया ना, तब स्पीसीज, जब ऑल स्पीसीज आर सेम, मतलब सोच लो कि वहाँ पे सभी टाइगर है और कोई नहीं है, तो स्पीसीज बीटा डाइवर्सिटी क्या आएगा 0। और जहाँ पे वेराइटीज़ है, हाँ, नो शेयर्ड स्पीसीज नहीं है, कोई भी कॉमन स्पीसीज यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे बीटा डाइवर्सिटी क्या होगा, हाई होगा। समझ में आया। अभी ये वाला तीनों को एक साथ समझते हैं, ठीक है, तीनों को एक साथ। अल्फा डाइवर्सिटी क्या निकाला, एवरेज। बीटा डाइवर्सिटी क्या निकाला, कॉमन स्पीसीज को छोड़ के जितने भी स्पीसीज था उसको। और बीटा डाइवर्सिटी क्या निकाला, एक नंबर निकाला, एक है जो गामा डाइवर्सिटी डिवाइडेड बाय अल्फा डाइवर्सिटी -1। ये सब हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये तीनों डाइवर्सिटी को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, अगर तुम किसी भी हैबिटेट का क्वालिटी जानना चाहोगे, और अगर कंजर्वेशन प्लानिंग करना चाहोगे, और बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट होते हैं ना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करना चाहोगे, तो तुम्हें ये तीन तीन डाइवर्सिटी का जो गामा अल्फा बीटा, ये 3 डाइवर्सिटी है ना, इसको पढ़ना होगा, इसको जानना होगा। तुम लोग अगर चाहोगे तो मैं तुम लोग कमेंट में लिख सकते हो, मैं और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे अभी अगर सब कुछ बोलने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जहाँ पे मैं बोलूँगा कि कैसे अल्फ़ा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी और बीटा डाइवर्सिटी यूज़ होता है हॉट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कैसे हैबिटेट क्वालिटी को जानने के लिए यूज़ होता है। अगर तुम लोग को डिमांड रहेगा तो कमेंट कर सकते हो, अगर ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना के दे दूँगा तुम लोगों को, ठीक है। ठीक है, तो पहले अभी ये जो है प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जान लो, क्या है अल्फ़ा डाइवर्सिटी, क्या है गामा डाइवर्सिटी, एंड क्या है बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। अभी एक चीज़ जान लेते हैं हम लोग जो हम लोग क्यों अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये 3 ग्रीक वर्ड्स, 3 ग्रीक अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो, मेमोराइज करने के लिए एक शॉर्ट है, अल्फ़ा है, वन स्मॉल हैबिटेट डिनोट करेगा तो अल्फ़ा यूज़ होगा, छोटा हैबिटेट। बीटा बिटवीन 2 हैबिटेट्स के लिए, गामा लार्ज रीजन के लिए। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी लिखा हुआ है, बच्चों जैसा
मतलब अगर तुम क्लास 7-8 का प्रिपरेशन ले रहे हो तो इस तरह का कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अगर तुम अल्फ़ा बीटा गामा जो बायोडाइवर्सिटी है ये हायर लेवल में पढ़ोगे ना, तो तुम्हें इस तरह का कुछ डिवीजन करने का ज़रूरत नहीं है। चाहेगा डिफाइन नहीं करेगा, इस तरह का कुछ डिफरेंस नहीं चाहिए। ठीक है। बहुत बहुत माइनर और बहुत फाइन डिफरेंस होता है इन लोगों के बीच में, इन तीनों के बीच में। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्या है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी डेफिनेशन देख लो पहले, क्या लिखा है? refers to the variety of different ecosystem present in a particular region or on अर्थ। क्या बोल रहे हैं? जब वैरायटी, हैबिटेट का जो वैरायटीज होता है ना, उसको कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इंडिया में देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है, तो हम लोग कह सकते हैं इंडिया का जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है वो हाई है। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, रिवर है, वेटलैंड है, कोस्टल एरियाज है, एक्वाटिक है, पॉन्ड है, बहुत सारे हैं। ठीक है। यहाँ पे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हैबिटेट डाइवर्सिटी और दूसरे होते हैं कम्युनिटी डाइवर्सिटी। क्या है इस दोनों के अंतर? देखो, हैबिटेट डाइवर्सिटी क्या है, देख लो। हैबिटेट डाइवर्सिटी है varieties of different habitat present in a region और variety in physical environment। सिंपल वर्ड में बोल सकता हूँ, जो फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी हैबिटेट का वैरायटीज़ है उसको कहते हैं हैबिटेट डाइवर्सिटी। स्पीसीज़ का नहीं है, या हैबिटेट का जो वैरायटीज़ है उसको डिनोट करते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, डेजर्ट है, एक्वाटिक है, एस्चुअरीज है, इस तरह का कुछ। और कम्युनिटी डाइवर्सिटी क्या है? वैराइटीज़ ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। यहाँ पे एग्जाम्पल पे बोल सकते हो कि फॉरेस्ट के अंदर ट्री कम्युनिटीज़ है, बर्ड कम्युनिटीज़ है, एनिमल कम्युनिटीज़ है, प्लांट कम्युनिटीज़ है, इंसेक्ट्स कम्युनिटीज़ है, इस तरह का कुछ कम्युनिटीज़ होता है। उसका जो डाइवर्सिटी है उसको कहते हैं कम्युनिटी डाइवर्सिटी। और ग्रासलैंड के अंदर ग्रासेस कम्युनिटीज़ का, इंसेक्ट्स कम्युनिटीज़ का, जो हर्बीवोर्स एनिमल्स है, उन लोगों की जो वैराइटीज़ होता है, कम्युनिटी होता है, उसका जो वैराइटीज़ है उसको कहते हैं कम्युनिटी डाइवर्सिटी। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट सेगमेंट जो है, हाँ यहाँ पे एक सेगमेंट है स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का अंतर क्या है। स्पीसीज डाइवर्सिटी एम्फसाइज करते हैं वैराइटीज ऑफ स्पीसीज में, और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या करते हैं? वैराइटीज ऑफ इकोसिस्टम में। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, किसी स्टूडेंट्स ने मेरे को पूछा था कि गामा डाइवर्सिटी, उसको क्लियर नहीं हुआ गामा डाइवर्सिटी क्या है। गामा डाइवर्सिटी के और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का अंतर क्या है, उसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हो तुम लोग। जैसे कि गामा डाइवर्सिटी किसी भी एक रीजन में ले लो, किसी भी एक स्टेट ले लो, कोई भी एक यूनिक स्टेट है, जैसे कि सोच लो कि बिहार, झारखंड, हाँ, कोई भी एक स्टेट ले लो, उसके अंदर जो भी फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, ग्रासलैंड है, उसका टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज देख लो, तो जो आ जाएगा वो गामा डाइवर्सिटी आ जाएगा। उनमें से तुम लोग क्या करोगे? गामा डाइवर्सिटी में क्या 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 सब्सट्रैक्ट होता है? जो कॉमन स्पीसीज है वो सब्सट्रैक्ट, वो निकाल देते हैं हम लोग। कॉमन स्पीसीज को छोड़ के जितने भी स्पीसीज है, यूनिक स्पीसीज है, उन लोग उन सबका समेशन होता है गामा डाइवर्सिटी। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी सोच लो कि एक रीजन है जहाँ पे तीन टाइप्स ऑफ हैबिटेट दिखा जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट देखा जाता है, ग्रासलैंड देखा जाता है और पॉन्ड देखा जाता है। तो वहाँ का इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कितना आएगा? 3। अगर 5 टाइप्स ऑफ हैबिटेट दिखा जाता है तो कि इतना इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कितना आएगा? 5। सिंपल। तो यही है गामा डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का अंतर। ठीक है। सोच लो कि गामा डाइवर्सिटी में ये वाला देख लो कि फॉरेस्ट में 30 स्पीसीज है, सोच लो कि 15 स्पीसीज पॉन्ड में है, 20 स्पीसीज ग्रासलैंड में है, तो गामा डाइवर्सिटी होगा 65। और यहाँ पे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आएगा 3। लेकिन एक चीज़ तुम लोग याद रखोगे, गामा डाइवर्सिटीज़ में ऑलवेज हम लोग जो कॉमन स्पीसीज है उसको निकाल देते हैं। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फंक्शनल डाइवर्सिटी। ये वाला 4th लेवल
क्लासिफिकेशन है, फोर्थ लेवल का एक टाइप है। ये अभी ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी पढ़ लो। यहाँ पे ना वो नंबर मैटर नहीं करता ज़्यादा, यहाँ पे रोल मैटर करते हैं। जैसे कि सोच लो कि कोई भी एक एरिया ले लो, हाँ, वहाँ के जो रोल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज होता है ना, वो इम्पोर्टेंट रखते हैं। जैसे कि रोल ऑफ फंजाई, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने बहुत सारे टाइप्स होता है, उसका रोल क्या क्या होता है, कैसे डिकम्पोजिशन करते हैं, कैसे सिंथेसिस करते हैं। रोल ऑफ एपेक्स प्रेडेटर जैसे टाइगर्स और लायन, किस तरह से उसका रोल क्या है वो इकोसिस्टम के अंदर, ये सब पढ़ाते हैं। ये वाला सेगमेंट उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। तो होप तुम लोगों को समझ में आ गया है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। जितने भी कुछ था मैंने बोल दिया। अगर इससे भी अगर डिटेल में कुछ चाहिए होगा, और मैंने बोला कि अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, इस सब पे ये सब कैसे यूज़ होता है, क्यों, कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इसके बारे में कुछ डिटेल में मैं तो ऊपर ऊपर से एक कैलकुलेशन करके तुम लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने एक बोल दिया। लेकिन इन सब के बारे में अगर डिटेल में कुछ चाहिए होगा तो बोल सकते हो, मैं कुछ अलग सा वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट डे हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे। हाँ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।